हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गुरु। तो भैया कैसे हो आप सब बढ़िया। तो भाई हम कर रहे थे एलपी सीबीटी टू पीवाईक्यू सॉल्यूशन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन थी भाई, जिसकी वजह से क्लास प्रॉपर नहीं आ रही थी। अब क्लास आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे, ठीक है भाई। हर एक दूसरे दिन में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई एक सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ हो गई क्या कि देखो यार, एक तो 5-6 दिन के बाद मैं क्लास को जब रिकॉर्ड कर रहा था, ये सामने जो ट्रांसमीटर देख रहा है, मैंने इस क्लास को एक बार रिकॉर्ड कर लिया। पूरे 1 घंटे 45 मिनट के आसपास मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और भैया जब मैंने देखा लास्ट में तो ये बंद हो गई थी लाइट जलना, यानी कि बैटरी खत्म हो गई थी, तो इसमें आवाज़ ही नहीं आया। तो फिर से मुझे मेहनत करना है, लेकिन भाई मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। सेम चीज़ को देखो भाई, मैं फिर से अभी 45 मिनट बोल के पढ़ाऊंगा। समझो, एक तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, ऊपर से फिर दोबारा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको हर एक बेनिफिट आपको मिल जाए। तो भाई तुम डर जाते हो, एक बार पढ़ लिया बस होगा, तो एक बार करने से कुछ नहीं होता है भाई, बार बार चीज़ों को करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी सी मोटिवेशन थी, मोटिवेशन ले लिया सर, अब जल्दी से क्लास को करो स्टार्ट। तो भाई हम कर रहे थे एलपी सीबीटी टू। और भाई हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्या वही कि सर जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, जब भी देखोगे, तो अपनी कंडीशन में क्या रखना है। तो भाई तुम्हें अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठना है, क्योंकि उससे तुमको क्या मिलेगी, बेहद खुशी मिलेगी। क्योंकि तुमको बहुत छोटी चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा, और हर एक छोटी चीज़ तुम्हें एग्जाम में मजा ले आएगा। तो चलो भाई बिना देरी करते हुए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन, और क्या जल्दी से बोल दो सर कि भाई जब भी तुम इस वीडियो पर नए हो तो भाई वीडियो को शेयर, फॉलो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, यानी कि भाई मैंने 50 क्वेश्चन को 2 पार्ट में पहले ही करा दिया है। और क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको हर एक छोटी सी चीज को बताना चाहूंगा। क्या है सर छोटी सी चीज? एक सेकंड, एक मैसेज आ रहा है भाई। चलो छोड़ो ये सब। चलिए देखो यार, हर एक क्वेश्चन में छोटी चीजें, अपना कॉमन सेंस को लगाना, हर एक क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा और क्वेश्चन को करने में भी मजा आ जाएगा। तो इस पर मैं भाई सामने अपने मोबाइल का स्क्रीन खोल कर रख दिया हूँ, ताकि मुझे दिखते रहे सामने में कि भाई इसमें लाइट जल रही है, अगर बंद हो गया तो फिर मेरा नुकसान ही है। उसको बैटरी चार्ज में लगा दिया है। देखो यार, डीसी मोटर के अनुरक्षण के लिए विनिर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करना का महत्व क्या है। देखो भाई, जब भी एक डीसी मोटर को अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो उस कंपनी ने बनाई है, उसको भैया मेंटेनेंस करने के लिए कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उसको पालन करना क्या महत्व है। जैसे भाई मैं तुमसे पूछूं कि चाहे तुम एक एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, तुम्हारे एडमिट कार्ड रहता है, और एडमिट कार्ड के नीचे क्या लिखा रहता है, सम इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? तो भैया कौन देता है? जल्दी से बोलो, इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? तो भाई जो एग्जाम करा रहा होता है। और किसके रिगार्डिंग? तुम्हारे एग्जाम के रिगार्डिंग, कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या निर्देशक है। तो भाई इस एडमिट कार्ड को तुम मानो मशीन, तुम अपना डीसी मोटर मानो, और इस इंस्ट्रक्शन का इसका वो मानो, ठीक है। तो भाई हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दुनिया की किसी भी मशीनरी है, और तुमने मशीन को बनाया है, मशीन को बनाया है और तुम उसको खरीद रहे हो, तो तुमको उसको मेंटेनेंस करने के लिए तुमको क्या मिलेगा? एक भैया तुम्हें उसके लिए एक डायरेक्शंस मिलेगा। इसको मेंटेनेंस करने के लिए तुम्हें ये सब सारे के सारे डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को पास करने हैं, तुम्हें फॉलो करने हैं, ताकि तुम क्या करोगे। जैसे मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम भैया अपने घर में, तुम्हारे घर में मोटर हुआ, तुम बाजार में गए, भैया मुझे एक 5 HP का मोटर दे दो या 2 HP का मोटर दे दोगे, तो तुम्हें 2 HP का मोटर मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें क्या मिलेगा? वारंटी कार्ड। तो भैया तुम्हें वारंटी कार्ड मिलेगा, तुम तो खुश हो गए। वारंटी कार्ड का एक लिमिट है कि 1 ईयर का दे दिया सपोज दैट। अगर 1 ईयर का दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर 1 ईयर में अगर मोटर मेरा खराब होती है, तो क्या करेगा, ये दुकान वालों के पास जाएंगे, और ये दुकान वाला क्या करेगा, मुझे वापस बिना पैसे के क्या करेगा, मेंटेनेंस करके दे देगा। तो भैया ये क्या करेगा, जो कंपनी, जो भैया तुम आपने जिस दुकान से लिया, वो दुकान वालों किसको भेजेंगे, वो मेंटेनेंस मैन्युफैक्चर जहाँ से बनी थी उसको क्या करेंगे, फिर से मेंटेनेंस करेंगे, उसके रेंज में जो उसकी इंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस का जो कार्ड है उससे देखेंगे, ताकि जो तुम्हारा मोटर है एक प्रकार के सेफ हो, और भैया तुम्हारा एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस, परफेक्ट ऑपरेशन में क्या होगा, काम करेगा। तो इसका मेन मोटिव क्या है, दुनिया की कोई भी मशीन क्यों ना हो भाई, उसको अगर मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस करने का काम क्या है कि भैया वो एक तरीके से सुरक्षित हो, खराब ना हो, उसका जो भैया चलने का कारण है, वो चलने का कारण हमेशा बने रहे, जिस वजह से चल रहा है वो चलते रहे, यानी कि एक परफॉर्मेंस जो हो उसका कुशल होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षित और कुशल प्रसारण सुनिश्चित करना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे।
मार्किंग टेबल के देखभाल और अनुरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो यार, जब भी बात करते हैं मार्किंग टेबल को देखभाल करने के लिए, जब मैं तुमसे पूछूं बाबू कि तुम्हारे घर में एक आ गया फ्रिज लेके आ गए, क्या लेके आ गए, फ्रिज, ठीक है, घर में एक तुम फ्रिज लेके आओगे और मैं तुमसे पूछूं कि इसको तुमको मेंटेनेंस करना है और इसको अच्छे से देखभाल करना है, तुम क्या बोलोगे कि सर इस फ्रिज को गंदा नहीं होने देंगे, इसका जो मेंटेनेंस कार्ड में जो चीज़ें दी हुई है इसे किसी प्रकार के हम निशान नहीं लगने देंगे, इसको हमेशा साफ सुथरा करते रहेंगे। तो सारी चीज़ तुम क्या करोगे, उसको देखभाल करोगे, मेंटेनेंस करोगे। सेम वही चीज़ होती है जब बात करते एक मार्किंग टेबल पे, ठीक है। अगर एक मार्किंग टेबल पे बात करते हैं तो भाई मार्किंग टेबल की जब भी बात की जाती है तो भैया एक मार्किंग टेबल एक ऐसी टेबल है जिसको हम लोग भैया इंजीनियरिंग में, मशीनरी में, भाई किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग की वस्तुएं हो गई, जो भी मशीनरी है उसमें अगर मुझे मार्क करना है उसलिए उस टेबल को हम लोग यूज करते हैं। उस टेबल का नाम है मार्किंग टेबल। तो भाई उसको हम लोग अगर अच्छे से यूज कर रहे हैं तो उपयोग के बाद मार्किंग टेबल को मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। अगर तुम अच्छे कपड़ों से साफ करोगे तो भैया ये मार्किंग टेबल हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर तुम खराब करोगे तो भी गंदा होगा और गंदा होने की वजह से क्या होगा, इसकी मार्किंग क्या हो जाएगी, सेम उसी चीज पे, जिस वस्तु पे कर रहे हो उसके पे आ सकती है। तो डेट्स वाई इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। मार्किंग टेबल को जंग लगने से बचाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है भाई, मार्किंग टेबल पे जंग लगने से बचाना ही चाहिए। अगर उस पे जंग लग जाएगा, तुम जिस वस्तु पे मार्किंग कर रहे हो तो उस जंग का इफेक्ट उस वस्तु पे आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बोलो। हाँ सर आ जाएगा। चलो, मार्किंग टेबल पर पृष्ठ पर तेल की परत नहीं लगानी चाहिए, ये सबसे सुपर उत्तर है। कौन सा कथन गलत है, अगर तुम भैया इस पे परत लगा दोगे, तेल की परत लगा दोगे तो भैया क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बोलो। उस तेल की परत की जो आएगी बहुत लंबे समय तक रहेगी और तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे तुम्हारे जो मार्किंग टेबल पे जिस वस्तु को तुम मार्क कर रहे हो उस पे क्या होगा, ये हो गया। लेकिन भैया इस पे नहीं देना चाहिए था, पता नहीं ऑप्शन में क्यों दे दिया और इसको आंसर ही सही माना है। मार्किंग टेबल को क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। और कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मार्किंग टेबल के पृष्ठ पर तेल की परत लगानी चाहिए। यानी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो भैया इस पर तेल की वजह से जो तुम्हारे कर रहे हो, जिस वस्तु पे तुम मार्किंग कर रहे हो उस पे भी तेल की परत आएगी। तो भाई क्या करनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। एक कथन सही है, ठीक है, लेकिन गलत पूछा है तो नहीं होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53। तो 53 की बात कर रहे हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल वैद्युत रासायनिक सेल के बीच में मुख्य अंतर निम्नलिखित में से क्या होता है। जब भी बात करते बाबू, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी सेल, ठीक है भाई, सेकेंडरी सेल होता है। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। देखो यार, प्राइमरी सेल हिंदी में प्राथमिक और सेकेंडरी सेल हिंदी में द्वितीयक। तो देखो यार, प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसे ओनली एक बार हम यूज कर सकते हैं, ओनली एक बार यूज करते हैं। और द्वितीय सेल क्या होता है, ऐसा सेल भैया जिसको हम लोग बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो भैया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि पुनः अवशोषित कर सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग यूज करेंगे उसके बाद फेंक देंगे। जैसे तुम्हारे घर में टॉर्च होंगे, उस टॉर्च में क्या करते हो, मार्केट से किसका, पैनासोनिक का, ठीक है भाई, एवरीडे का बैटरी लाते हो और उस टॉर्च में लगाते हो। जब एक बार बैटरी खत्म, उस बैटरी को फेंक देते हो, क्योंकि एक बार है, क्योंकि उस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। लेकिन भैया सेकेंडरी सेल क्या होता है, बार बार उसको यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर देख लो, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में कोई अंतर नहीं है। भाई अगर ऐसा रहता तो इंजीनियरों के दिमाग में आइडिया जाता ही नहीं प्राथमिक और द्वितीयक सेल पे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, गलत। द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है भाई। अगर ऐसा बात हुआ था तो भाई द्वितीयक सेल को ही क्यों रिचार्ज कर रहे हैं, बार बार चार्ज क्यों कर रहे हैं, बताओ, तुम खुद से सोचो। चलो, प्राथमिक सेल को पुनः अवशोषित किया जाता है। देखो किया जाता है क्या, नहीं भैया, एक बार यूज किया जाता है, बस काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो चीज मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा है। प्राथमिक सेल को पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, यानी कि एक बार यूज किया जाता है, जबकि द्वितीयक सेल को पुनः अवशोषित किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, अर्थिंग प्रणाली की संस्थापना के दौरान इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को मापने का क्या उद्देश्य है। देखो यार, जब भी एक अर्थिंग सिस्टम की बात करते हैं, अर्थिंग सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो उसमें भैया जो तुम इलेक्ट्रोड को लगाए हो तो भैया उसका जो रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो सर, कि सर वो कम होगा। जितना कम होगा
तो क्या होगा कि भैया जो तुम्हारा फॉल्ट करेंट है, दोष धारा है, वो जल्दी से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो भाई इसको हम लोग नाप रहे हैं, यानी कि जितने वैल्यू की प्रतिरोध को हमने लगाया था, क्या उसका प्रतिरोध कहीं बढ़ तो नहीं गया है, और प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा को फ्लो होने में, अर्थ में जाने में रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग नियमित एक मेंटेनेंस पीरियड पे, इसका पीरियोडिसिटी होती है, उस पीरियोडिसिटी में क्या करते हैं, जब मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे काम होते हुए देखा था, ठीक है भाई। हर एक टाइम पीरियड के बाद हर एक अर्थिंग प्लेट की जितने भी प्रतिरोध होती थी उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते थे, अपने हाथों से भी किया है। बाकी चीज़ों को बताएंगे कि सर हमने कौन कौन से एग्जाम दिया है, कौन कौन से एग्जाम निकाला है, भाई सारी चीज़ें पे बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलो तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम खुद से सोच लो, क्या होगा। अर्थिंग प्रणाली में क्षेत्र धारा क्षय के लिए निम्न प्रतिरोध प्रतिबाधा, यानी कि इंग्लिश में जब इसको इम्पीडेंस बोलते हैं ना, जल्दी से बोलो, जेड बराबर क्या होता है, तो सर बोलोगे आर प्लस जे एक्स होता है, जिसको हम लोग एसी में बात करते हैं, इसी को भैया ओम में ही बोलते हैं। तो इसको सुनिश्चित करना ही काम है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55, कारों में ट्रेडेड टायर क्यों होते हैं। ले भैया ये है तुम्हारा कार का टायर, और इसके बीच में देखो सर लाइनिंग होती है, और इसके बीच में कुछ ऐसे ऐसे ट्रेड जैसे रहते हैं, होता है ना भाई, बोलो जल्दी से, सब देखा है कार का टायर। तो भाई ये क्वेश्चन तुम्हें पास करने के लिए दिया था, ना कि दिमाग लगाने के लिए। एक सेकंड, थोड़ी तबीयत यार सांस फूल रही है कोई बात नहीं है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे पहले भी बताया था इंस्ट्रक्शंस में, थोड़ी सी सांस फूल रही है, टेंशन नहीं लेना है। कारों में ट्रेड टायर क्यों होते हैं। देखो भाई जब भी बात करते हैं कार में ट्रेड टायर, तो भाई अगर तुम कार को बिना ट्रेडेड टायर को यूज करोगे तो भैया क्या होगा, घर्षण बहुत कम हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हें फिसल हो सकती है, कार का चक्का जहां तहां जा सकता है, कहीं भी तुम ठोक दोगे, ठीक है। इसीलिए भैया इसको क्यों दिया जाता है, सड़क पर घर्षण को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ सड़क पे पकड़ बढ़ाने के लिए। ये सब बच्चा इस क्वेश्चन को किया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 इज द इजी क्वेश्चन, भैया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन पास करने के लिए आपको दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों जूझ रहे थे आप लोग। देखो 10 मीटर और 8 मीटर माप वाले एक आयताकार फर्श पर टाइल लगानी है, यदि प्रत्येक टाइल को 0.25 मीटर स्क्वायर को कवर करती है तो कितने टाइलों की आवश्यकता है। बच्चा ऐसे करेगा, ठीक है भाई, 0.25 लिखेगा और इंटू का 100 से करेगा, क्योंकि 10 हम लोग को हटाएंगे, 8 चौके 32 और 10 320 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 57। चलो भाई एक 3 फेज परिपथ में 100 प्रतिबाधा को संतुलित डेल्टा संयोजित से लोड से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर की कितना हुआ भैया, आर नहीं है ये जेड है, ठीक है, जेड बराबर 100 ओम, ठीक है। और प्रत्येक पेज में धारा कितना है भैया, 5 एम्पियर है, तो भी बराबर सबने पढ़ा है, आई इंटू जेड होता है, तो भैया 100 इंटू 5 करेगा, तो जल्दी से बोलो कितना होगा, 500 वोल्ट इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 58, देखो भैया IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका एक और नाम है सर, जल्दी से बोलो, सबको बताया है सर, जल्दी से, मॉसफेट। इसको फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बोलो सर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बहुत बार बताया है मॉसफेट। तो भैया ये जो तुम्हारा मॉसफेट है ना, MOS, ठीक है भाई, मॉसफेट में पहला जो होता है मेटल, क्या होता है, एम से हो गया मेटल, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है, सबको पता है। दूसरा होता है ऑक्साइड, ये होता है तुम्हारा सेकेंड लेयर, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, ये होता है तुम्हारा थर्ड लेयर। ये फुल फॉर्म भी हो गया मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो भैया जब भी बात करते हैं मॉसफेट में, तो भाई हम लोगों ने पढ़ा है दो प्रकार का होता है सर, एक होता है BJT और एक होता है तुम्हारा FET, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। और फेट में लोग पढ़ते हैं सर जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक पढ़ते हैं सर मॉसफेट, ये दो प्रकार के पढ़ते हैं। तो इन तीनों में भैया इसके इम्पिडेंस की लेवल पर क्या है, इनपुट इम्पिडेंस पे इसका डिफरेंस है, क्या है, इनपुट इम्पिडेंस, यानी कि जो इसका निवेश की प्रतिबाधा है उस पे है। तो जब भी बात करते हैं BJT की तो है 10 से 100 ओम होता है, जो होता है बहुत लो होता है। जब जेफेट की बात करते हैं तो सर 10 के पावर 6 से लेकर के 10 के पावर 8 तक होता है, यानी कि इसकी जो होती है इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। और मॉसफेट की बात करते हैं तो 10 के पावर 10 से लेकर के भैया 10 के पावर 15 ओम तक, एक सेकंड, हाँ, 10 के पावर 10 से लेकर कितना होता है, 10 के पावर 10 से लेकर के 10 के पावर 15 ओम तक होता है, जो क्या होता है, वेरी हाई होता है इन सारों के तुलना में। तो भैया जब भी बात करते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, जो तुम्हारा इनपुट इम्पीडेंस यानी कि निवेश की जो प्रतिबाधा होती है बहुत उच्च होती है, उच्च निवेश प्रतिबाधा होती है। अगर मैं इनपुट इम्पीडेंस क्या करें, निवेश प्रतिबाधा की सीक्वेंस भी पूछ देता है, क्या पूछ देता है, जल्दी से लिख लेंगे सब, इनपुट
इम्पीडेंस की क्या पूछते हैं सब, सीक्वेंस, इनपुट इम्पीडेंस के सीक्वेंस पूछते हैं। तो भैया बीजेटी में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा किस में होता है, जेफेट से होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, मॉसफेट से होता है। ठीक है भाई, ये सीक्वेंस को भी लिख लेना अपनी कॉपी में, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इनपुट इम्पीडेंस पे। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पे, और पढ़ने की कोशिश करते हैं और चीज़ों की कर लेते हैं। देखो यार क्या बोल रहा है कि अभिकथन ए, असर्शन ए और रीजन आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए और अपना बुद्धि को लगाइए और क्वेश्चन को कर ले जाइए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 1 नंबर पाइए। चलिए अभिकथन ए, यह सुनिश्चित करने के लिए दोष की स्थिति के दौरान अर्थिंग प्रणाली प्रभावी है, भू प्रतिरोध को यथासंभव निम्न रखा जाना चाहिए। भैया हमको यह सुनिश्चित करना है कि अगर कभी भी फॉल्ट की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या है भैया, अर्थिंग प्रणाली यानी कि जो अर्थिंग सिस्टम है क्या है भैया, तुम्हारा सबसे प्रभावी है, सबसे इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है कि भैया अगर इसका भू प्रतिरोध को अगर तुम कम रख रहे हो, रेसिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर रहे हो, कम रख रहे हो, तो तुम्हारा धारा जो होगा बहुत जल्दी से कहा जाएगा भैया, धारा जो है बहुत जल्दी से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में तेजी से चला जाएगा। कम नहीं है भाई, ठीक है, तेजी से कहाँ चला जाएगा, धारा अर्थ में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो असर्शन का तो बात सही बोल रहा है। अब रीजन को पढ़ते हैं, रीजन क्या बोल रहा है, निम्न प्रतिरोध दोष धारा को आसानी से भूमि में प्रवाहित होने देता है, जिससे विद्युत खतरों को रोककर हमें सुरक्षा की प्राप्ति होती है। और मुझे बहुत आनंद मिला क्वेश्चन को पढ़ करके, क्योंकि जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो रीजन है बिल्कुल सही है और ये अभिकथन जो असर्शन है उसको भैया सही तरीके से व्याख्या कर रही है। तो भैया क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर को देखते हैं। अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करती है। चलो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पे। सबको पता है चरम प्रतिबल की SI मात्रा क्या होती है, पास्कल होती है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पे। 3 फेज प्रणाली के असंतुलित लोड प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो भाई, जब भी बात करते हैं एक 3 फेज बैलेंस सिस्टम की, बैलेंस सिस्टम की जब भी बात करते हैं सर, उसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो या करंट का मैग्नीट्यूड हो, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो सर, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट। अगर भैया स्टार है तो इसमें क्या होगी, न्यूट्रल धारा जाएगी। और भैया इन न्यूट्रल की जो धारा होती है बैलेंस में क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अनबैलेंस की कंडीशन हो, असंतुलित होती है, तो क्या होती है, जल्दी से बोलो, इन तीनों धाराओं के फेजर सम के बराबर होती है। सर ये आपको मैंने बताया है, कब है, अनबैलेंस में। भाई पढ़ते हैं, लाइन धाराओं का योग आवश्यक रूप से शून्य नहीं होता है। बात बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है, लाइन धाराओं का योग आवश्यक रूप से शून्य नहीं होता है भैया, अनबैलेंस है। देख लो शून्य कहाँ है, अगर संतुलित रहता तो शून्य होता। ठीक है, देखो असंतुलित 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा शून्य होती है। असंतुलित 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा शून्य कहाँ होता है भैया, ये तो होता है बैलेंस में, लेकिन यहाँ बोला है असंतुलित में, तो ये गलत हो गया। चलो लाइन वोल्टेज सदैव बराबर है, तो देखो कहाँ है, मैग्नीट्यूड कहाँ बराबर है, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक फेज के फेज कोणों का योग सदैव 120 डिग्री होता है, नहीं भैया, क्या होता है, योग थोड़े नहीं होता है, इन तीनों में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 62, हर बंदा करेगा 27 डिग्री को भैया सेंटीग्रेड को केल्विन प्रणाली में बदलने के लिए 273 से ऐड कर दो तो आ जाएगा 300। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। चलो देखो यार, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर को समांतर में क्यों संयोजित, ये भी गया क्या, नहीं नहीं नहीं, चलो हाँ जल रहा है इसका। चलो समानांतर क्रम में क्यों संयोजित करते हैं, जब भी बात करते हैं भैया एक अल्टरनेटर की, क्या करते हैं, अल्टरनेटर की बात करते हैं, समांतर क्रम में पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा सर कि ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों पैरेलल में जोड़ते हैं। तो मैं ट्रांसफार्मर की एग्जाम्पल से समझाऊंगा, खुद आपको अल्टरनेटर का भी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो यार, मैं एक बात करता हूँ, मैं अपनी शहर का, अपना प्यारा सा शहर, हमारा अपना शहर है क्या, पटना। ठीक है, आप भी बताए ना पटना में कहाँ से, चलो पटना है, ठीक है, और पटना का प्यारा सा रोड है जहाँ पे बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ है, तो भैया सब पढ़ते हैं कहाँ, जल्दी से, मुसल्लापुर हाट में। ठीक है, मुसल्लापुर हाट में सब पढ़ रहे हैं, वहीं पे कोचिंग की फैक्ट्री है, सब बच्चे वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। और वहाँ पे भैया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, डिमांड बहुत है। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, मुसल्लापुर हाट जो मार्केट है भैया, वहाँ पे एक 11 केवीए की ट्रांसफार्मर लगी है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर लगी है और बच्चे वहाँ पे 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोर्टेड 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब भाई तुमको पता है आज की नई जनरेशन में बच्चे वहाँ पे पटना में बढ़ रहे हैं, रूम मिलना मुश्किल हो रहा है। अब बच्चों की वैल्यू क्या हो गई, 6 लाख हो गई। अब भाई बहुत सारे, एक घर था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, चलो क्या हुआ जल्दी से बताना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ट्रांसफार्मर था 11 के का था, जो 5 लाख बच्चे थे और वहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंट्स थे। 5 लाख बच्चों को क्या हो गए, यहाँ पे 5 लाख बच्चे थे जहाँ पे कैसे भी कैसे करके रह के अपना पढ़ाई कर रहे थे। अब भैया क्या हुआ, अब देखा वहाँ पे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे तो बच्चों की डिमांड बहुत है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, घर को बनाना पड़ेगा ताकि ये बच्चे आ सकते हैं। उन्होंने और घर बनाया और घर बनाया ताकि इन बच्चों को भी अपना भविष्य यहाँ पे बना सकते हैं। तो भैया उन्होंने घर बनाया, तो घर बनाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की तो डिमांड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ेगा ही। तो भैया ये बच्चा 11 के का सिंगल ट्रांसफार्मर इतने घर तक के लिए ही सीमित था, अब घर बढ़ गया तो भैया अब डिमांड बढ़ गया, तो क्या करेगा ये ट्रांसफार्मर, तो इस लोड को कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, सेम रेटिंग का एक और ट्रांसफार्मर लाएंगे भैया, और क्या करेंगे फ्यूचर में, क्या करेंगे इसको पैरेलल में जोड़ देंगे ताकि इस डिमांड को, जो हमारा लोड के अनुसार जो तुम्हारा पावर डिमांड है उसको पूरा कर ले। तो भैया ये था ट्रांसफार्मर में हम लोग क्यों करते हैं, आप सबको पता है कौन कौन सी कंडीशन में अल्टरनेटर को या ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसे ही बात करते हैं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर की जब भी भाई समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, देखो यार एक अल्टरनेटर का काम क्या है, तो सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। तो भाई जो भी पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे भैया अल्टरनेटर है लगे हुए, ये घूम रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। सपोज 11 केवीए की अल्टरनेटर है, जो भैया 11 केवीए तक की क्या कर सकता है, पावर को जनरेट कर सकता है। लेकिन तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट ने डिमांड बढ़ गया, वहाँ मैक्सिमम क्या करेगा, वो मैक्सिमम 22 केवीए तक के का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पास एक अल्टरनेटर है जो भैया 11 केवीए को ही जनरेट कर सकता है। तुम्हारा लोड का डिमांड बढ़ गया, पावर डिमांड बढ़ गया, तो क्या इस सिंगल अल्टरनेटर इस लोड को डिमांड पूरा कर सकता है, नहीं। तो भैया सेम एक अल्टरनेटर मार्केट से खरीद के लाएंगे और इसको क्या करेंगे, पैरेलल में इसके साथ जोड़ देंगे और इस जितने भी डिमांड थी उसको पूरा कर देंगे। तो इसको हम लोग यूज करते हैं इन फ्यूचर में, अगर हमारा पावर डिमांड और अधिक हो गया तो भैया हम लोग पैरेलल में यूज कर सकते हैं। तो भैया क्या होगा, शक्ति गुणक में सुधार करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए हम लोग अल्टरनेटर को समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। लोड प्रतिपथ की अधिक विद्युत मांग, पावर डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग अल्टरनेटर को या ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 64, मानक रेखाओं लाइन स्टैंडर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इस पॉइंट पे विचार करना है। गलत की बात पूछ रहा है ना, कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। देखो यार जब भी एक लाइन स्टैंडर्ड, देखो यार दो बिंदु है, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर तुम्हें एक अच्छे से नापना है, लाइन स्टैंडर्ड यानी कि मानक रेखा की बात करते हैं, तो देखो यार एक सटीकता से नापना है, तो देखो यार दोनों के बीच में एक रेखा लाइन को लेके आओ और खींच लो। जैसे हम बात करते हैं इसको यार्ड में, ठीक है, यार्ड में यूज करते हैं, ठीक है, रेलवे यार्ड हो गए, दो बहुत लंबे लंबे बीच के प्लेटफॉर्मों के बीच की दूरियां नापते हैं, वहां पे भी रेखा मानक, जिसको हम लोग प्रोटोटाइप मीटर होता है, क्या होता है, प्रोटोटाइप मीटर होता है, यूज करते हैं भैया इस रेखा स्टैंडर्ड यानी कि मानक करने के लिए यूज किया जाता है। तो खुद से समझना। तो देखो भाई ये बहुत दूर है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों के बीच में भी तुम्हारी दूरिया का नाप सकता है। तो भैया ये तुम्हें एक तो भैया लार्ज स्केल यानी कि लार्ज रेंज के लिए, लार्ज रेंज के लिए भैया ये क्या तुम्हें एक एक्यूरेसी माप दे रहा है, एक्यूरेट माप दे रहा है। तो भैया विस्तृत परास में त्वरित माप देता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा है गलत, ठीक है। दो उत्कीर्ण रेखाओं के बीच को दूरी नापने के लिए भी देखो भैया यूज किया जा रहा है, ठीक है। लंबन त्रुटि के अधीन होता है, बिल्कुल बात सही है, जितना ज्यादा लंबाई होगा भैया वो भैया त्रुटि के अधिक कम होगा, ठीक है। रेखा की मोटाई के कारण अधिक परिशुद्ध होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, देख लो, देख लेना, एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है, और तुम्हारी रेखा जितनी पतली होगी उतना एक्यूरेट होगा, उतना सीधा होगा। अगर तुम ज्यादा मोटा रेखा वाले स्टैंडर्ड लोगे तो भैया वो क्या होगा, कम स्टैंडर्ड होगा। तो भैया इसीलिए इस चीज को लिखा है, रेखा की मोटाई के कारण अधिक परिशुद्ध होता है, बिल्कुल गलत है। रेखा के मोटाई के कारण अधिक क्या होता है, ये अधिक त्रुटि होता है, तब ये सही होता, ये यानी कि गलत यही दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी, ट्रांसफार्मर के लिए
विद्युत रोधन का प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो देखो भाई, विद्युत रोधन क्या होता है? इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो भैया इंसुलेशन रेसिस्टेंस को किस में होता है, किस मान में दिया जाता है? तो सब बोलेंगे सर मेगा ओम। किससे नापते हैं? तो जल्दी बोलो, मेगर से। सब कोई बोलेगा मेगा ओम आंसर होगा। देखो यार एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन चैनल मॉसफेट में आईडी ड्रेन धारा बढ़ती है। देखो यार मैंने पढ़ाया था वही चीज पे सब बताया था, तो इसलिए इसको मिटाया नहीं है, सेम वही है, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? देख लो देखो यार एन चैनल मॉसफेट की जब बात करते हैं, मैंने बोला था मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एम से मेटल फर्स्ट लेयर, ऑक्साइड सेकंड लेयर, सेमीकंडक्टर थर्ड लेयर। देखो भैया ये तुम्हारे मेटल का हो गया, ड्रेन गेट सोर्स, ये मेटल के बन गए। ऑक्साइड हो गया दूसरा लेयर और सेमीकंडक्टर तीसरा लेयर, एन चैनल है। तो भैया एन चैनल की बात किया। और भैया ये पी टाइप के सब पर थ्रेड क्या हुआ, पी टाइप के सेमीकंडक्टर है, उस पर जाके बैठाया गया है किसको, एन चैनल को। तो इसका निर्माण होता है एन चैनल मॉसफेट। अगर यहीं पे पी होता तो भैया ये हो जाता तुम्हारा एन टाइप का हो जाता, और ये यहाँ पे हो जाता पी हो जाता। तो इस तरह से हम लोग निर्माण करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखो भाई इसमें दो ऑपरेटिंग मोड होते हैं, दो ऑपरेटिंग मोड होते हैं, दो प्रचलन की इसकी मोड है। पहला मोड होता है अगर तुम्हारा गेट से सोर्स वोल्टेज है 0 वोल्ट से कम है, क्या है 0 वोल्ट से कम है, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन मोड। ठीक है भैया, यानी कि जो तुम्हारा गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट से कम है, यानी कि कम है, नेगेटिव में चला गया, तो तुम्हारा ड्रेन से जो सोर्स वोल्टेज है भैया वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा आईडीएस ड्रेन करंट है वो भी तुम्हारा कम होता है। और दूसरा ऑपरेशन मोड क्या होता है, अगर तुम्हारा गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम्हारा सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज वीडीएस, वीडीएस भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो धारा बढ़ रही है आईडीएस ये भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये दो मोड होता है और इस मोड को हम लोग बोलते हैं इनहांसमेंट मोड। इनहांसमेंट का मतलब ये होता है इनहांस करना, बढ़ाना, बढ़ाना। समझ में आ गया? तो भैया ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। तो देखो भैया ये पिंच इफेक्ट होता है, पिंच वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है अच्छे से बताया है। देखो भाई ये यहाँ पे था, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ये धारा का है ग्राफ। देखो ये तुम्हारा आईडीएस है और वीजीएस है। अब देखो भैया गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 वोल्ट था उस कंडीशन में भी तुम्हारा आईडीएस था। देखो ड्रेन टू सोर्स करंट इतना वैल्यू पे है, 0 वोल्ट पे वीजीएस को होने पर भी, क्यों, पिंच इफेक्ट की वजह से, ये कुछ थ्रेशोल्ड की वैल्यू थी, उस थ्रेशोल्ड की वैल्यू की वजह से 0 वोल्ट पे भी तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड पे ऊंच हो गया था, आईडीएस की वैल्यू मिल गई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने वीजीएस को और बढ़ाया, देखो वीजीएस 0 था, यहाँ से तुमने वीजीएस को और बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ सेम कंडीशन में देखो ये जो तुम्हारा आईडीएस है ये बढ़ रहा है बाबू, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। वही चीज बोल रहा है इनहेंसमेंट टाइप, यानी कि अगर तुम वीजीएस को बढ़ाओगे तो तुम्हारा वीडीएस भी बढ़ेगा, और वीडीएस को बढ़ने से तुम्हारा क्या होगा, आईडीएस बढ़ेगा, यानी कि एक थ्रेशोल्ड के बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देख लो भाई यहाँ पे एन चैनल मॉसफेट में ड्रेन धारा कैसे बढ़ेगी, आईडी कैसे बढ़ेगी, तो भैया वीजीएस को बढ़ाने से। इतना तो समझ में आ गया। चलो तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वीडीएस को घटाने से बढ़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस को अगर तुम घटाओगे तो भैया तुम्हारा ड्रेन करंट भी घटता है, और इसको हम लोग बोलते हैं भैया कहाँ पढ़ते हैं, तो डिप्लीशन टाइप में पढ़ते हैं। गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस और थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर बढ़ने पर भैया तुम्हारा ड्रेन करंट क्या होती है, बढ़ने लगती है। इसका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। लेकिन अभी एक और एग्जाम में पूछता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एन इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, तो भैया दोनों को यूज करते हैं हम लोग, एन चैनल और पी चैनल। इसका सिंबल के बेसिस पे आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई इसका सिंबल को मैं बता देता हूँ, इसको कॉपी में उतार लेना, लेकिन याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो यार एन का मतलब होता है, एन से होता है निकलना, ठीक है, और पी से होता है प्रवेश करना, पी से होता है प्रवेश करना। आपने बीजेटी का पढ़ा होगा, सिंबल इसी के कंडीशन पे हम लोग बनाते थे, पढ़ा है। चलो तो भाई डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पे हम लोग पढ़ते हैं, तो भैया इसमें एक कंडीशन देखो, जब भैया एक यूजेटी की तरह इसको जब बनाए हैं, तो भैया देखो एन से क्या हो रहा है, निकल रहा है, देखो ये एरो है, निकल रहा है सोर्स की तरफ, तो भैया एन चैनल हो गया। और इसी में दो और सिंबल है जिसमें एन की जगह निकलने के अंदर में क्या प्रवेश कर रहा है, देखो भैया प्रवेश कर रहा है। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा पी चैनल में, यहाँ पे निकल रहा था तो यहाँ पे प्रवेश करेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो भैया ये हो गया पी एन चैनल और पी चैनल का डी मॉसफेट का। अब बात करते हैं इनहेंसमेंट मॉसफेट, तो सेम यही है, लेकिन देखो भैया इनहेंसमेंट टाइप में तुम्हें एक डॉटेड लाइन मिल रही है, ये वाली जो लेयर है तुम्हें देखो सब में डॉटेड लाइन मिल रही है, तो जहां भी तुम्हें डॉटेड लाइन मिलेगी उसको इनहेंसमेंट टाइप में ही टिक करके आओगे। और मैंने तुम्हें बता दिया एन से निकलना, एन से एक ही कंडीशन में निकलेगा सोर्स से, बाकी की सारे में क्या होगा,
इन करेगा और पी चैनल में एक ही से प्रवेश करेगा, बाकी से आउट करेगा। देख लो सेम कंडीशन है। एक बार अपने कॉपी में इसको अच्छे से उतार लेना और एक बार रिवाइज करना, हर चीज तुम्हें आसान लगेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 67। देखो यार, ऐसे प्रोग्राम का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो अपर केस और लोअर केस के अक्षरों के बीच भेद करते हैं। उदाहरण के लिए यस और यस को अलग अलग इनपुट मानते हैं। तो देखो यार, जब भी बात करते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ का है? क्वेश्चन है तुम्हारा प्रोग्रामिंग का। भैया जावा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछ दिया है। लो भैया रेलवे वालों ने क्या पूछ दिया, टेंशन मत लेना, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, आपसे सब चीज पूछ दे रहा है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आती है तो घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना, सारे क्वेश्चन को नहीं करना है, हर एक छोटी सी क्वेश्चन को करेंगे और चीजों को अच्छे से करेंगे। तो देखो यार, जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो पढ़ा जाता है, केस सेंसिटिव और एक केस इनसेंसिटिव। देखो भाई, जब भी बात करते हैं केस सेंसिटिव की और केस इनसेंसिटिव की, ठीक है, तो भैया केस इनसेंसिटिव क्या है कि भाई तुम इसमें कैसा भी दे दो, यस तुम, या अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। अब लो भैया, अपर केस दे दिया, लोअर केस दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये सबको भैया समान ही मानेगा, इक्वल मानेगा। क्या मानेगा? इक्वल मानेगा। ऐसे लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं भैया क्या होता है, केस इनसेंसिटिव में आता है, केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग में आता है। और इस प्रोग्रामिंग में एक लैंग्वेज है एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है भैया। और केस सेंसिटिव एक ऐसा है भैया कि जब तुम भैया अगर यस लिखोगे तो इसको अपर सेंसिटिव मानेगा, ठीक है, ठीक है, अपर केस मानेगा। अगर तुम यस लिखोगे तो लोअर केस मानेगा। इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव। भैया क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव प्रोग्राम बोलते हैं। और इस प्रोग्राम में दो लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग, पाइथन लैंग्वेज और एक पढ़ते हैं हम लोग जावा लैंग्वेज, ठीक है भाई, पाइथन और जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केस सेंसिटिव। चलो क्वेश्चन नहीं हुआ तो दुखी बिल्कुल नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 68। निम्नलिखित में से किस स्क्रू ड्राइवर में क्रॉस आकृति की युक्तियां होती है जिनके फ्लिप्स, रीसेट्स, हेड स्क्रू में क्रूसीफॉर्म खांचे से स्लिप होने की संभावनाएं नहीं होती है? तो उसमें लिखा है क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर। आपके बुक में आईटीआई की जो थ्योरी की बुक है उसमें अच्छे से लिखा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 69। स्टार संयोजित थ्री फेज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने भैया आपको बताया था, जल्दी से स्टार वाला कर देते हैं और इसमें एक न्यूट्रल भी बना देते हैं। आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। सॉरी, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। देखो यार, जब भी बात करते हैं स्टार संयोजित थ्री फेज प्रणाली में, तो देखो यार, स्टार संयोजित थ्री फेज सिस्टम बैलेंस सिस्टम की बात करते हैं। बहुत बार बताया कि सर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल हो, और 120 डिग्री का क्या होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट। अगर न्यूट्रल बैलेंस है तो न्यूट्रल में करंट जीरो होगा। इतना बताया था एक बैलेंस के लिए। अनबैलेंस के लिए भैया कुछ भी इन तीनों में से एक कंडीशन फुल नहीं होता है, और सिस्टम क्या है, अनबैलेंस सिस्टम होता है। मैंने बहुत बार चीज़ों को आपको बताया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार समझते हैं। स्टार संयोजित थ्री फेज प्रणाली में दो न्यूट्रल तार होते हैं क्या? देखो एक ही तो न्यूट्रल तार है भाई, तो क्या हो गया, गलत हो गया। संतुलित आदर्श लोड की स्थिति में, यानी कि एक बैलेंस आइडियल लोड की कंडीशन में न्यूट्रल तार कोई धारा वहन नहीं करता है। तो भैया देखो मैंने बताया है कि न्यूट्रल में जीरो करंट होता है जब बैलेंस होगा, एक बैलेंस की कंडीशन होगा। तो भैया यही एक कथन है जो सही है। मजा आ गया क्या? जी सर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70। अब्रक संधारित माइका कैपेसिटर के कौन से दो प्रकार है? तो भैया एक चांदी युक्त है और एक स्टैक्ड फॉइल टाइप का है। चलो क्वेश्चन नंबर 71। ट्रांसफार्मर तेल में क्या है भाई, ट्रांसफार्मर तेल में पारा विद्युत सामर्थ्य और श्यानता होनी चाहिए। देखो यार, ट्रांसफार्मर तेल की ये पारा विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और श्यानता को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो देखो यार, जब भी आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होती है, ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किस लिए करते हैं? तो सर एक तो हम लोग यूज करते हैं इसको इंसुलेशन के लिए, और एक करते हैं हम लोग भैया कूलिंग के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो भाई जब भी एक ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बोलेगा अक्सर स्ट्रेंथ। जब भी सामर्थ्य की बात करते हैं तो भैया क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो भैया क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलेशन को फेलियर हो सकता है, ठीक है भाई। चलो
अब भाई बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। तो भैया विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है ना कि धारा को, प्रवाह को फ्लो करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो प्रतिरोध को यूज करते हैं। इसी तरह से भैया जो श्यानता होती है, ये तेल का जो ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रवाह है उसको क्या करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता। अब तुम खुद से सोचो भैया क्या होना चाहिए, ये श्यानता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर भाई श्यानता अधिक होगा तो तेल का प्रवाह क्या होगा, नहीं फ्लो होगा। और तेल का जब भैया पूरा फ्लो नहीं हो पाएगा, नहीं बह पाएगा, तो पूरे के ट्रांसफार्मर की जितनी भी वाइंडिंग है उसमें ऑयल का जो ऑयल डाले और सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की अप्रोप्रिएट कूलिंग नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में हीटिंग की वजह से क्या होगा, बर्नआउट हो सकता है। इसके लिए भैया हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी को तुम जितना कम रखो, यानी कि जब तुम कम रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तेल का फ्लो का प्रवाह ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो तुम्हारे पूरे के पूरे वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर जहाँ पे रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर का ऑयल का क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, अप्रोप्रिएट सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग, एडिटिव कूलिंग तुम्हें क्या मिलते रहेगा, प्रॉपर। तो इसीलिए भैया इसका क्या होगा, जल्दी से बोलो, पाराविद्युत सामर्थ्य क्या होना चाहिए, उच्च, और विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक क्वेश्चन मजा आ गया क्या, लगन मजा आ गया तो भैया एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 72, पाइप भू संपर्क प्रणाली में भू संपर्क चालन को पाइप से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखो भैया पाइप अर्थिंग होता है, ठीक है, क्या होता है पाइप अर्थिंग में, देखो भाई अर्थिंग चालक को, ठीक है, इस पाइप में क्या करना हमको, अर्थिंग चालक, इसमें एक कंडक्टर डालोगे ना भैया, एक कंडक्टर को डालने के लिए, पाइप से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग सब पढ़े हैं सर, हम लोग वेल्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भू क्षरण धाराओं के कारण होने वाले विद्युत आघात और आग लगने से बचाव के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो भाई अगर तुम्हारे अर्थिंग की वजह से जो तुम्हें धारा ज़्यादा हो रहा है, धारा निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल आघात हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, और जिससे क्या हो सकता है, हाई करंट की वजह से आग लग सकती है। तो उसके लिए हम लोग उससे बचने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, सबको पता है सर, ELCB, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCCB का फुल फॉर्म ही मैंने आप सबको बताया है, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 74 पे। देखो यार, आई विनियमों के अनुसार रिंग सर्किट में अनुमत अधिकतम कुल धारा कितनी होती है। तो भैया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की वजह से, रूल के अनुसार उन्होंने एक बताया है कि जब भी एक रिंग सर्किट का यूज करेंगे तो उसमें मैक्सिमम धारा 30 से लेकर के 32 एम्स तक होती है। कितना होती है, 30 से लेकर के 32 एम्स तक होती है। आजकल लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को प्यार से समझते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में आकस्मिक विद्युत रोधन प्रतिरोध भंग का प्राथमिक कारण क्या होता है। देखो भाई जब भी डीसी मोटर, आकस्मिक का मतलब क्या होता है, सडन सडन, तुरंत से इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या हो गया, भंग हो गया, टूट गया, और इसका प्राथमिक कारण क्या होता है, दिमाग से सोचना है। देखो यार, देखो क्या होता है ना कि भैया जो तुम्हारा डीसी जनरेट हो गया, उसमें इंसुलेशन जो तुम्हारा रेसिस्टेंस है वो तो क्या हो गया, टूट गया, भंग हो गया, खराब हो गया। उसका मेन रीजन है कि भैया जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का क्या हो गया भैया, क्या हो गया, अंतर्गमन हो गया, और साथ ही साथ संदूषण हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा आकस्मिक यानी कि सडन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, एक सेकेंड पानी थोड़ा सा पी लो। सडन तुम्हारा क्या हो गया, प्रतिरोध का भंग हो गया। चलो समझ में आ गया। उच्च परिवेश तापमान, तापमान से किसी प्रकार का इंसुलेशन रेसिस्टेंट को मतलब नहीं पड़ता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो गया, उसके जो तुम्हारा इंसुलेशन वाइंडिंग था, इंसुलेशन का जो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस था, उसमें जो प्रतिरोध था, उसमें क्या हो गया, अंतर्गमन हो गया, जाके उसमें बैठ गया ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो गया, उसके प्रतिरोध को भंग कर दिया। ठीक है भाई, घूर्णी चाल में वृद्धि नहीं भाई, अत्यधिक आर्मेचर धारा, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। तो बोलो भाई, आज का था ये 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में
बनने के लिए मेरे तरफ से रोज की तरफ क्या रहेगा, प्यारा सा थैंक्स यू। और भैया अपनी तैयारी को करते रहो, क्योंकि LPCBT 2 का जस्ट रिजल्ट आने वाला है और तुम्हारा एग्जाम भी तुरंत हो जाएगा। सॉरी, LPCBT 1 का रिजल्ट आने वाला है और LPCBT 2 का एग्जाम भी 2 से 3 महीने में हो जाएगा। तो भाई अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से करने के लिए सारे वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को फॉलो करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।